आपने किन किन बड़ी शख्सियात के हाथ अभी तक देखे हैं? मैं पहला पापिस्ट हूँ जिसने बानी पीटीआई का हाथ देखा। बानी पीटीआई के हाथ पर मुकद्दर की लकीर अभी शिकस्ता है, जल्द जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। बुशरा बीबी मुझे हाथ दिखाने के लिए तशरीफ लाई मेरे ऑफिस। तो बुशरा बीबी ने मेरे से जो पहला और आखिरी सवाल पूछा वो ये था कि खान साहब का मुकद्दर क्या कहता है। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं और फिर उसके बाद उन्होंने शादी की। उस्मान बुज़दार साहब भी आए, उन्होंने भी पूछा कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। बंदे ने देखिया, हथा ने देखिया, बुखारी साहब उनके हाथ पर राजा योग पाया जाता था, लगता है बन जाएंगे। इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की अपने पूरे जोबन के साथ हुकूमत कर रहे हैं, उनके हाथ की लकीरें आपने देखी? हुकूमत उनके पलड़े पे भारी रहेगी। जिनके हाथ पर 4 साइन पाए जाएं, ये यके बाद दीगरे इक़्तिदार में आते हैं लेकिन मुश्किल में रहते हैं। उनकी जो भतीजी हैं मरीम नवाज साहब, इस वक्त जो है पंजाब सैलाब की मुश्किलात से दो चार है। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है बहैसियत चीफ मिनिस्टर भी और बहैसियत अल्लाह की बंदी भी क्राइम किलर है, जिसकी बुनियाद पर हर चीज को आम डगर से हटी हुई हो उसको किल कर देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ का ऑफिशियल पॉडकास्ट। मैं हूं हावर बुखारी। नाज़रीन, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी ये एक ऐसे इल्म है जिन्हें बहुत से शक शुबात भी हैं लोगों में कि ये आया असली इल्म है, इनमें कोई हकीकत है या इनसे रहनुमाई लेनी चाहिए। लोग कारोबारी शख्सियात जो हैं बहुत ज़्यादा रहनुमाई लेते हैं। बाज़ लोग इसको यहाँ तक कह देते हैं कि ये तो इस्लाम में हराम है। आज हमने सादिक मलिक साहब को दावत दी है अपने इस पॉडकास्ट के अंदर। सादिक मलिक साहब पामिस्ट हैं। हाथ की लकीरों से आने वाले वक्त का या प्रिडिक्ट करते हैं। क्या उनके जो राहु केतु ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हाथ की लकीरों से बताते हैं कि फ्यूचर कैसा है और क्या क्या मुश्किलात आने वाली हैं, या इस तरह की जो भी, ये भी एक इल्म है। ये कदीम ज़माने से ये इल्म चलता आ रहा है और इस इल्म की ये भी इस इल्म की मिरास है। आज हमारे साथ सादिक मलिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एस्ट्रोलॉजी को मुकद्दर शनासी का इल्म नहीं मानता और बेशुमार पॉडकास्ट में बता चुका कि ये एक फलड़बाजी है, इसका ताल्लुक मुकद्दर शनासी से नहीं है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का। किसी भी शख्स को आप ऐसे करें, आजकल तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया। आप एक्स पे चले जाएं, एक फीचर बना हुआ है ग्रोक, GROK। जी ग्रोक। आप वो जाकर उससे पूछें कि मैं अपना ज़ैजा बनवाना चाहता हूँ, हाँ वो बना देगा। वो आपको लिंक देगा। जो आप लिंक ओपन करेंगे वो वही होगा जो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताकर किसी इल्म नजूम के माहिर को देते हैं। ग्रुप में वो उसका डाटा भी वही पढ़ के दे रहा है और नजूमी भी वही पढ़ के दे रहा है। अब ग्रुप से ही सवाल कीजिएगा। मैं तो पिछले 2005 से सवाल कर रहा हूँ कि ये जिसका हाल बता रहे हो ये बंदा है या बंदी, तो उसको भी पता नहीं है, वो हाल बताया जा रहा। ठीक है, जब बता ही नहीं है कि ये बंदा है या बंदी है, बाबा आप मर्द को बचाते पैदा नहीं कर सकते। तो लिहाजा जिस चीज़ के बारे में बाकायदगी से एक तशरीह की जा रही है उसका पता ही नहीं है, तो वो तशरीह किस काम की, कैसी, कहाँ और कब। मलिक साहब मुझे ये बताइएगा कि इन दो चीज़ों में बुनियादी फ़र्क क्या है? पामिस्ट्री में हाथ की लकीरें जो हम काफ़ी लोग दिखाते हैं हाथ की लकीरें, और काफ़ी लोग इसको जो कहते हैं इसको मना करते हैं कि हाथ की लकीरें नहीं दिखानी चाहिए। और कई मेरी रिसर्च के मुताबिक मैंने ये भी पढ़ रखा है कि ये इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, इस्लाम में मना किया गया हाथ दिखाना। तो इस बारे में भी बता दें कि एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम और पामिस्ट्री डिफरेंट कैसे है, बुनियादी फ़र्क क्या है? दो चीज़ें बुखारी साहब हम लेंगे। पहली बात, आपने फरमाया कि मैंने पढ़ा है आमन्ना सद्दक़ना, लेकिन आप ये बताएंगे कि रिसर्च वर्क करने के बाद ख़ुद पढ़ा है, किसी मुफ्ती आज़म से या किसी मुफ्ती से आपने रजू किया, क्या था, क्या लिखा था? कि यही लिखा था कि जी इस्लाम में ये जो नहीं, किसी रिसाले वसाले में या दूसरी तीसरी जगहों पे तो नहीं पढ़ा या सुना सुनाया तो नहीं है?
उलमा इकराम भी कहते हैं, नहीं उलमा नहीं, कहते हैं। देखिए बात यह है कि एक बात सुनी सुनाई होती है, हुँ। एक बाकायदा आलिम दीन से रुजू किया जाता है रिसर्च वर्क के लिए। जी, जी। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और ये बेशुमार जो हैं लोग जो है लाखों के एतबार से आपका पॉडकास्ट देखते हैं और बुखारी साहब को बहुत लाइक करते हैं। तो आपकी कही गई बात जो है वो बड़ी असर अंगेज़ होती है। हुँ। तो क्या आपने इस पर मुकम्मल तहकीक की? चले, मैंने इस पे मैं तो आपसे सिर्फ़ सवाल कर रहा हूँ कि आपके पास इसका चले बहार जवाज़ क्या सूरत है? सुनी सुनाई बातों हाँ। पर सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं, लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि इसका जवाब बाकायदा कोई आलिम दीन दे सकता है, मैं नहीं, हुँ। वल्लाहु आलिम बिस्सवाब। अच्छा, इसमें आप जैसे कि ये इल्म आपके पास है, मुझे ये बताइएगा कि जो हाथ की लकीरें हैं, ये किस तरह से बताती हैं? क्या इनमें कौन-सी ऐसी चीज़ें आप देखते हैं इसके लिए कि आपको क्लासेस लेना पड़ेगी। हाँ, बाकायदा एक कुलिया कायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इसका कुलिया कायदा है। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके हाथ पर है, ये लाइफ़लाइन है, इधर से शुरू होती है, इधर आती है। ये लाइफ़लाइन है, इधर से इधर आ रही है। ये ब्रेन लाइन है, इधर से इधर जा रही है। हुँ, ये हार्ट लाइन है, यहाँ से आगाज़ है, इसका इधर जा रही है। तो इसका तरीक़ेकार ये है, जनाब कैरो, जिनका मैं फ़ॉलोवर हूँ, हुँ, उन्होंने बताया कि इसका आगाज़, दरमियान और इख्तिताम पढ़ा जाता है। ठीक कहाँ है, से शुरू हुई, दरमियान में किस जगह पे है और आखिर में इसकी हैयत क्या बनाती है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, जो मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे, तो बाद इस तहकीक 32 राजयोग, 101 गैर मामूली अलामात और न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट बनाए, हुँ, जो आज पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। उसको भी ज़रा आप भी उसी फीचर ग्रुप में पूछिएगा कि हु इज़ सादिक मलिक, तो वो आपको बड़ी तफसील के साथ बताएगा कि ये बानी न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक जी, पामिस्ट बिल्कुल। ने वो कौन से 32 राजा योग, 101 गैर मामूली अलामात और फिर उसके बाद कहाँ-कहाँ लकीरों में अमेंडमेंट की है। हुँ, तो ये लकीरों के आगाज़, इख्तिताम, फिर उभार और एक नया निज़ाम दरियाफ़त करके दिया है हाथों की साख्त का। अच्छा। एक ज़माने में पढ़ा जाता था कबाइल के दौर के ये इस कबीले से ताल्लुक़ है। फिर उसके बाद पढ़ा जाने लगा ख़ानदानी नमाज। ख़ानदानी जब सिलसिला ख़त्म हुआ तो ख़ानदान के बाद अब तो लोगों का एक इकट्ठे बहन भाइयों का रहना भी मुश्किल हो चुका, तो लिहाजा लोग इनफरादी तौर पर पहचाने जाते हैं। तो जब इनफरादी तौर पर पहचाने जाते हैं तो अब उनको 7 हिस्सों में तक़सीम करके हाथों का नया निज़ाम दे दिया है। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ऑफ़िसर क्लास, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, वीआईपी और स्टार लाइफ। हुँ, आप हाथ देखते ही सबसे पहले ये फैसला करते हैं कि आपका हाथ किस साख्त का है। मिसाल के तौर पर अगर हाथ अपर मिडिल क्लास का है तो वो अमली तौर पर ज़िंदगी अपर मिडिल क्लास में गुजारेगा, अपर मिडिल क्लास वालों की तरह गुजारेगा, बेशक प्राइम मिनिस्टर के घर पैदा हुआ। किसी भी शख्स के हाथ पर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास या वीआईपी हैंड है और उसके हाथ पर राजा योग पाया जाता है और उसके साथ उभार भी बाकायदगी से मौजूद हैं, हुँ, तो ऐसा शख्स बेशक फ़कीर के घर पैदा हुआ तो वो राजधानियों का हिस्सा बनेगा और राजा महाराजा बनेगा। एक ज़माने में जब जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो उस वक़्त मखलूत मुआशरा नहीं था, जी। जिसकी बुनियाद पर हमेशा बहुत एक लंबी तरतीब राजाओं के घर राजा पैदा होते हैं कि चल रही थी। अब मखलूत मुआशरा मार्ज़ वजूद में आ चुका, जिसकी बुनियाद पर राजाओं के घर राजा पैदा नहीं होते। उस वक़्त भी कभी राजाओं के घर पैदा राजा नहीं होते नहीं थे। होते थे। हाथ देखकर बताया जा सकता है कि राजा के घर गदागर पैदा हुआ या गदागर के घर राजा ये पैदा हुआ। कदीम ज़माने से चलता आ रहा है इल्म ये। ज़माना कदीम से इसको इसी तरह से पढ़ा जा रहा है और अब इसमें जो नई तहकीक दी है वो टोटल 11 अहम अलामात थी, जिसकी बुनियाद पर वखरे-वखरे करते थे कि आप क्या हो। अच्छा। लेकिन अब 32 राजा योग और 101 गैर मामूली अलामात और हाथों की साख्त का निज़ाम बनाकर दे दिया गया है, जिससे आसानी से पता चल जाता है कि आप क्या हैं।
वल्लाह आलम बिस्वाब। बहुत सारे लोगों के हाथों पे क्रॉस बड़े बने होते हैं, क्रॉस क्रॉस यार क्रॉस बड़ा क्रॉस। अहम सवाल आपने पूछ लिया कि बुखारी साहब। ये मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि ये इतने क्रॉस बने होते हैं, कई हार्ट लाइन के ऊपर क्रॉस बने होते हैं, उनको वो कहा जाता है कि जी दिल की बीमारियां इनको लगेंगी। कई सफर बाहर का है तो वहां पे क्रॉस बने होते हैं, मुश्किलात आती हैं क्या? अच्छा, आपका बड़ा इल्म क्या मल्टी कहता है? बिलियनर सवाल आपने पूछ लिया। यहाँ मैं नाजरीन को मुखातिब होके बताना चाहता हूँ कि अक्सर मल्टी बिलियन क्वेश्चन है आपका बुखारी साहब। जी, यहाँ बिस्मिल्लाह। मैं सबको मुखातिब होकर कहना चाह रहा हूँ, अपने सुनने वालों को भी, कि अक्सर कहते हैं कि ये दिल और ये दिमाग की लकीर के दरमियान अगर क्रॉस बना हो तो ये किसी भी शख्स के मल्टी बिलियनर होने की अलामत है। ये सफ़ेद झूठ और कम इल्मी की अलामत है। सही। यहाँ किसी भी तौर पर जो कहा जाता है कि ये क्रॉस बना है, ये बेसिकली नेगेटिव होता है हम्म। और ये ऊपर से नीचे नहीं जाता, ठीक है। बल्कि नीचे से हार्ट लाइन से निकल कर आता है और यहाँ आकर ब्रेन लाइन को छूता है या छुए बगैर ख़त्म हो जाता है, तो ये नेगेटिव अलामत है। और किसी भी शख्स के हाथ पर बहुत आशिक मिजाज हो तो बीवी के एक्सपायर होने की अलामत है। अच्छा। बड़े बिजनेसमैन के हाथ पर हो तो बहुत बड़े खसरे की अलामत है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी के जितने भी लोग हैं, डीएमजी और दूसरे तीसरे, इनकी नौकरी सबसे बड़ी महबूबा होती है, तो वहाँ मसाइल आने को ज़ाहिर करता है। तो ये एक ब्यूरोक्रेट। ऐसी गलत फहमी फैलाई गई है जिसकी बुनियाद पर अक्सर मेरे से भी लोग पूछते हैं कि ये बताएं जी कि ये जो क्रॉस है ये मेरे हाथ पर पाया जाता है तो क्या ये मल्टी बिलियनर्स होने की अलामत है? ये बाबा मल्टी बिलियनर्स होने की अलामत हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। ये बुनियादी तौर पर बुखारी साहब जी। नेगेटिव अलामत है, जिसको जितने भी वो एक कम इल्मी से मुतल्लिक जिनको अदराक नहीं है शायद, जिसकी बुनियाद पर ये तोहम परस्ती फैला रहे होते हैं और गलत फहमी का शिकार करते हैं। वल्लाह आलम बिस्वाब। मलिक साहब, आपने बड़े एलेबोरेटली इस चीज़ को डिफाइन किया कि जो हाथों की लकीरों के ऊपर क्रॉस होते हैं, इनका क्या मानी होता है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा क्रॉस उनके हाथों की लकीरों के ऊपर होते हैं और वो बड़े परेशान रहते हैं। हर वक़्त कभी किसी के दम करवा रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं। उनके लिए बता दें कि आया ये परेशानी की बात है उनके लिए, या फिर अल्लाह ताला के सुपुर्द निज़ाम करें और अच्छा, ऐसी बात है कि मैं मुकद्दर शनास हूँ। यहाँ मैं नाजरीन से भी मुखातिब होकर बताना चाहता हूँ कि नीम हकीम ख़तरा जान। खतरा है जान। जब तक आप जानते नहीं हैं तो उस वक्त तक किसी भी चीज़ के बारे में इब्हाम पैदा होता है। बुखारी साहब, यहाँ अगर क्रॉस की अलामत पाई जाए जुपिटर पर है तो दिस इज़ ठीक। अ बेस्ट। ओके। यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है। ये लकीर को काटती हो नेगेटिव, ठीक है। या मरकरी को काटती हो नेगेटिव। ठीक है। अब कई एक जगह पे क्रॉस जो है पॉजिटिव होते हैं, कई एक जगह पे नेगेटिव होते हैं। हुँ। तो हर क्रॉस नेगेटिव नहीं होता, हर क्रॉस जो है पॉजिटिव नहीं होता। तो लिहाजा फ़न शनासी से मुतल्लिक बहसीत तालिब इल्म में मशवरा दूंगा कि जब तक आपको मुकम्मल अदराक नहीं है तो आप गलत फहमी का शिकार होकर ज़ेनी मरीज़ मत बने। हुँ। इसलिए कि बग़ैर वजह के ली गई परेशानियां जो हैं वो फ़ियर ऑफ अननोन पैदा करती हैं, तो लिहाजा अवॉइड इट। अगला सवाल। बाज़ लोग मलिक साहब ये भी हाथ जान के देख लेते हैं, हाथ देख के बता रहे होते हैं कि आया तुम्हारे नसीब में जो है वो 2 औलाद औलाद जो है वो बेटा है या बेटी है। ये भी क्या इस तरह का भी मंज़र सामने आ एक ज़माना था जब पढ़ते थे, अब नहीं। अब मैंने जो न्यू लॉज लिखे हैं उसमें मेडिकल साइंस है और इसको तकदीर मुअल्लक और मुक़य्यद को अलग-अलग कर दिया है। हुँ। आज ही एक साहब गुजरावाला से थे, उन्होंने सारे वो रटे हुए थे न्यू लॉज और फिर उसके बाद तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुक़य्यद का सारा उन्होंने, मेरा ख़्याल है मेरे को 70 पॉडकास्ट देखे। ये हमारे नाज़रीन को ज़रा एलेबोरेट कर दें, बता दें तक़दीरे मुअल्लक़ और तक़दीर मुक़य्यद ये क्या? मेरा जो एक कुलिया कायदा है उसके मुताबिक शादी जो है ये तकदीर मुअल्लक में आती है, तकदीर मुक़य्यद में नहीं आती। ठीक है।
यहाँ मैंने उसको बताया कि हज़रत आदम से आप और मेरे तक और मेरे बच्चों तक, मेरे पोते पोतियों तक, हम जिस तरह से ज़िंदगी में जो सफ़र तय कर रहे हैं वो तेज़ी का सफ़र है। अब जब हम डार्विन को पढ़ते हैं जी। तो डार्विन को पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो कहता है कि ये एक मस्तशुदा कौम है, लिहाजा ये बंदर से फिर उसके बाद दोबारा बंदा बना। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। डार्विन की थ्योरी को आप रिजेक्ट करते हैं? बाकायदगी से, इसलिए कि बंदा बाकायदगी से ज़ीरू है और बंदर जो है ये हैवान है। हैवान है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हैवानों में भी एक बात बहुत ज़रा तरीके से सुनने वाली है कि यहाँ मैं अपने नाज़रीन को मुखातिब करके कहना चाहता हूँ कि पूरी कायनात में इंसानों को जो नज़दीक तरीन है ना, वो खुराक के एतबार से बंदर नहीं है, वो खुराक के एतबार से कुत्ता और बिल्ली है। मिसाल के तौर पर जो इंसान खाता है हाँ। वही कुत्ता और बिल्ली खाते हैं। बाकी हैवानों में जितना भी है, कुछ फ्रूट खाते हैं, अल्लाहु अकबर। कुछ घास खाते हैं, कुछ मांस खाते मांस हैं, खाते हैं, बिल्कुल। तो उनको अलग-अलग कर लिया जाता है। हम्म। ये सारे जानदार हैं, ये तकदीर मुक़य्यद में पाबंद है। सही। अब इंसान दो तकदीरों का मालिक है, एक तकदीर मुअल्लक है और एक तकदीर मुक़य्यद है। मिसाल के तौर पर तकदीर मुक़य्यद में ये जो हम कहते हैं कि पूरी कायनात में कोई इंसान भूखा नहीं सोता, सब खाकर सोते हैं, तो ये तकदीर मुक़य्यद है और यही तकदीर मुक़य्यद में बंधा हुआ कुत्ता और बिल्ली है। अच्छा। लेकिन तकदीर मुअल्लक क्या है? तकदीर मुअल्लक ये है कि इंसान कमाता भी है, कुत्ता बिल्ली कमाते नहीं हैं। कमाते नहीं है। अब तकदीर मुक़य्यद में ये है कि जब वो कमाई करता है तो उसको जो तकदीर अता की गई वो उसे उसकी तकदीर पर कादर कर दिया गया। अल्लाह पाक दोनों तकदीरों पर कादर है, लेकिन तकदीर मुअल्लक पर हज़रत इंसान को कादर कर दिया गया। और ख़ास तौर पर जो बाकायदगी से पूछा जाता है कि शादी कब होगी, ये तकदीर मुअल्लक है, इसका कोई जवाब नहीं दुनिया के किसी इल्म फ़नून में। शादी जो कब क्या कहा जाता है, होगी? कब होगी शादी, इसका कोई जवाब नहीं है दुनिया के किसी इल्म फ़नून में। अरसे से जो कुंवारी लड़कियां हैं वो झांसे में फंसती हैं कि वो परेशान, जो बड़ी एज की हैं, एस्ट्रोलॉजर, बड़ी एज की कुंवारी लड़कियां हैं जी या हाँ, मर्द हजरात भी, वो हाथ दिखा 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 के थकते नहीं है कि हमारी शादी कब होगी, हमारी शादी। बहुत जुल्म करते हैं। यही एस्ट्रोलॉजर और यही पामिस्ट जो है अपनी बेटियों की शादी जो है मैच मेकर के थ्रू करवा देते हैं इन टाइम। और ख़ास तौर पर एस्ट्रोलॉजर जो हैं कसम खाकर आके आपके प्रोग्राम में बताएं कि क्या उन्होंने वो जायचा बनाकर या जन्म कुंडली बनाकर अपनी बेटी की शादी की। अरे बाबा, अपनी बेटियों की शादी बुखारी साहब घर में इनके इर्द गिर्द के माहौल में रिश्ता ना हो तो मैच मेकर के थ्रू करवाते हैं। मैंने अपने बच्चों बच्चियों की शादी जो है मैच मेकर के थ्रू करवाई है। अगर मुझे पता होता कि 17 तारीख को एक दूल्हा मियाँ आएगा, एक दुल्हन आएगी, तो मैं घर बैठा रहता, वो आते और मैं शादी कर देता। ऐसा नहीं होता बाबा, ये बात है। जोड़े आसमानों पर नहीं ज़मीन पर बनते हैं और ढूंढना पड़ते हैं बाकायदगी से। जिसने भी कहा है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं उसने भी कमाल एक जुमला बोल दिया। किसी ने कोई नशा पीकर लिख दिया या ऐसे लहर में किसी दानिश्वर ने लिख दिया, उसी को बुनियाद बनाकर ये फिर उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं जी, जिस वेले तुहाडा मुकद्दर च लिखा होया। ओ बाबा, मुकद्दर में नहीं, ये तकदीर मुअल्लक है, तकदीर मुक़य्यद नहीं है। इसके लिए आपको बाकायदा ढूंढना पड़ता है, ढूंढने के बाद फिर उसके बाद आगे चलना पड़ता है। वल्लाह अलम बिस्सवाब। साहब, ये बताइएगा कि आपने जैसे अभी क्लियर कर दिया कि हाथों की लकीरों से ये जाहिर हो ही नहीं सकता कि शादी कब होगी। आज से 1450-1500 साल पहले इस बात का बाकायदगी से वाज़े कर दिया गया कि बच्ची को हैज़ आने के बाद उसकी शादी कर दो। अच्छा। और बच्चा जब जवान हो उसकी शादी कर दो। और आज भी मैं फिर दोबारा नाजरीन से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि ये जो अधूरे बच्चे पैदा हो रहे हैं ये लेट शादियों की वजह से हो रहे हैं। शादी अगर 15-16 साल की उम्र से लेकर 20-21 साल की उम्र तक बच्ची की कर दी जाए और वो अहादीस के मुताबिक इसी अरसे में बेबी कंसीव कर ले
तो वो औरत बुनियादी तौर पर जो बच्चा पैदा करेगी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होगा। अच्छा, इस उम्र में वो बच्चा पैदा करने वाली औरत फिर अगर 60 साल की उम्र में भी उसे हैज़ आ रहे हैं, तो अगला बच्चा 60 साल की उम्र में पैदा करती है, तो चूँकि बॉडी में उसके सारा निज़ाम एक्टिव हो चुका, तो वो 60 साल की उम्र में भी दूसरा बच्चा जो पैदा करेगी, वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होगा। ये जो अधूरे बच्चे लेट मैरिज की वजह से पैदा होते हैं, वो शादी करने से घबराते हैं, वो अक्सर है या तो ट्रांसजेंडर में जा रहे हैं, हम्म आपको लेस्बियन और गे मिल रहे हैं, या दूसरी सूरत पे उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो शादी ऐसी जगहों पे करना चाहते हैं जो अच्छे तरीके से उन्हें परफॉर्म न करना पड़े, जिसकी बुनियाद पर वो डरते हैं, और डरने की वजह लेट शादियां हैं। मैं यहाँ अपने नाजरीन से इंतहाई गुजारिश के साथ अपील करूँगा कि अपने बच्चों की शादियाँ जो है ना, उनका कैरियर बनाने के चक्कर में लेट ना किया करें, इन टाइम कर दिया करें। खुदारा अपनी नस्ल को बचाएं, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त बच्चे पैदा करें। आप अपने कैरियर बनाने के चक्कर में अपनी नस्ल को बर्बाद न करें। वल्लाह आलिम बिस्वाब। बहुत अच्छा आपने ये पैगाम दिया है कि शादियां जल्दी कर देने में ही बका है। मुझे ये बताइएगा कि शादियों के हवाले से मैं आगे चलकर ज़रा एक रवायती पॉडकास्ट भी करूँगा। मैं ये ज़रा पब्लिक रिलेटेड क्वेश्चन आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आवाम ज़रा रिलेट करती है इन क्वेश्चंस के साथ। मुझे ये बताइएगा कि शादियों के हवाले से लोग कहते हैं कि जी कोई मनहूस तारीखें भी होती हैं, उनमें कमर दर अकरब की तारीखों में शादी नहीं करनी चाहिए। हाथ देख के या पामिस्ट जो है इनके इल्म के मुताबिक कोई ऐसी भी तारीखें भी होती हैं कमर दर अकरब की, उनमें शादियां नहीं करनी चाहिए? मैं इल्म नजूम को नहीं मानता तो कमर दर अकरब को कहाँ मानूं? पहली हाँ। चीज़ मैंने कहा ना कि ये जो साद और नहस पढ़ते हैं, हुँ। वो बेसिकली एक साइंटिस्ट का चार्ट तैयार करदा, जिसे एस्ट्रोनॉमिस्ट कहते हैं, उसका है। इनका तो कोई अपना चार्ट ही नहीं है। उसके मुताबिक जो एक चल रहा है सर्कल, जिसे निज़ाम शमसी कहते हैं, उसमें उसका ताल्लुक साद नहस से इन्होंने जोड़ा हुआ है। बाकायदगी से जिस साइंटिस्ट ने बनाया है उससे कोई नहीं जोड़ा। हुँ। एक बात। अगली बात, हाथ की लकीरों से मुकद्दर से वाबस्ता करके इस बात को पढ़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों मैं एक हाथ देख रहा था, तो मौसूफ ने शादी भी रखी हुई थी और 1 डेढ़ साल के लिए उनका मुकद्दर भी ठीक नहीं था। अब मैंने उन्हें कहा जी कि आपने शादी रखी हुई है और यहाँ आकर आपका मुकद्दर भी ठीक नहीं है आगे चल के 1 डेढ़ साल के लिए, 1 डेढ़ साल के लिए। तो आप एक मेहरबानी फरमाइएगा। आपके हालात तो 1 डेढ़ साल के बाद ठीक हो जाएंगे, किते एहो जी गल ना होवे कि जिस वेले वो दुल्हन आवे ते तुहाडे हालात खराब हो जान ते तुसी कहो कि पुठे पैरां वाली आ गई है। हाँ, ये भी अब बहुत लोग। उसके खाते में सारी जिंदगी पुठे पैरां वाली ते मनहूस खाते पे आ रहेगा। लिहाजा मेहरबानी होती ते फरमाना, हर शख्स अपने मुकद्दर लेकर खुद पैदा होता है। ये जो बात बताई जाती है कि रिस्क जो है ये औरत के नसीब का है और औलाद औलाद मर्द। मर्द के नसीब की है, ऐसी भी बात कोई नहीं पाई जाती। दिल्ली दूरस्थ है, जिसकी वजह से ये जो आप फरमा रहे हैं कि औरतों को मौर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है, बिल्कुल। ये वो बेटियां जो दूसरे घरों में जाकर अपना घर छोड़कर आबाद होती हैं, वहाँ जाकर उनको अपने मुकद्दर ख़राब की वजह से मनहूस करार दे दिया जाता है, जो सबसे बड़ा जुल्म है। ज़ुल्म है। बिल्कुल। वल्लाह अलम बिस्वाब। साहिब साहब, ये बताइएगा कि अब ज़रा आगे चलते हैं कि और आपने किन-किन बड़ी शख्सियात के हाथ अभी तक देखे हैं? किसका नहीं देखा? वैसे अगर मैं नाम लूँ अपने, अगर सियासतदानों की बात करें, हाँ, किसी तो की भी बात सि करें, सि हाज़िर। सियासतदानों की अगर बात करें तो अभी जेल में हैं बानी पीटीआई इमरान खान साहब। आपने या उनका भी हाथ देखा है मेरा ख़्याल है। मैं पहला पापिस्ट हूँ जिसने अ, बानी पीटीआई का हाथ देखा, और उस वक्त उन्हें किंग मेकर जाना न्यू लाज नहीं बने थे, जिसकी वजह से उनके बारे में मेरी पेशगोई गलत थी। अच्छा। और मैंने बाकायदा कौम से माफ़ी मांगी और कहा जिस वक्त तक मैं इस बात को साबित न कर सकूं कि मेरे से कहाँ गलती हुई, हुँ। तब तक मैं टेलीविज़न पर नहीं आऊँगा। अच्छा, ये तो कब की फिर बात मैंने है?
ये 2013 से पहले की बात अच्छा, है। 13 से पहले की बात है, जब अभी स्ट्रगल यस, उनकी क्योंकि 2013 में वो बहैसियत किंग मेकर आ गए, आ गए थे, तो बिल्कुल। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे डटा हुआ था, हम्म, ठीक है, क्योंकि उनकी केपीके में गवर्नमेंट बन चुकी थी, तो मेरे अपने एतबार से आ भी गए, लेकिन चूंकि इतना पॉपुलर हुआ स्लोगन, इतना पॉपुलर हुआ, फिर उसे विड्रॉ करना मुश्किल हो गया, और 18 में मैंने एज इट इज़ फिर पेशगोई नहीं की। उसका फायदा बुशरा बीबी को बड़ा हुआ। बुशरा बीबी के हवाले से बुशरा बताइए। बीबी को उसका बड़ा फायदा हुआ, इस तरह से हुआ कि बुशरा बीबी मुझे हाथ दिखाने के लिए तशरीफ लाई मेरे ऑफिस। आपने उनका हाथ देखा है, बिल्कुल, जी बुशरा हाँ। बीबी का मुझे। तो बुशरा बीबी ने मेरे से जो पहला और आखिरी सवाल पूछा वो ये था कि खान साहब का मुकद्दर क्या कहता है। तो मैंने बुशरा बीबी से कहा कि बुशरा बीबी आप भी सुन रही हैं, तो कई एक पॉडकास्ट में मैं जब खान साहब बरसरे इक़्तिदार थे तो भी बता चुका हूँ कि मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं, बुशरा बीबी को। जी हाँ। और फिर उसके बाद उन्होंने शादी की। अब शादी मेरे कहने पे नहीं कि ये बात याद रखिएगा, बात सिर्फ उतनी करूंगा जितनी बनती है। उनकी दिलचस्पी ये थी कि खान बनेंगे या नहीं। प्राइम मिनिस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब भी आए, टाइम लिया, तशरीफ लाए, और फिर उसके बाद उन्होंने भी पूछा कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। बुज़दार ने आपसे पूछा कि वो Yes. चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे हाथ दिखा के। आंसर हो गए, बंदे ने वेख्या, हथा ने वेख्या, बुखारी साहब उनके हाथ पर राजा योग पाया जाता था। अच्छा, मैंने कहा कि आप लगता है बन जाएंगे। फिर मेरा ख्याल है कि इनसे भी बड़ी एक अहम शख्सियत मेरे पास तशरीफ लाई थी बुशरा बीबी से पहले। फर्क होगी। नहीं 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 नहीं, वो तो मेरा मतलब मुलाजमा से उसकी हाँ। मैं बड़ी शख्सियत की बात कर रहा हूँ जो बुशरा बीबी से भी बड़ी शख्सियत है। उन्होंने भी जब मुझे हाथ दिखाया तो उनको भी बताया गया कि आपके हाथ पर राजा योग पाया जाता है। उनका नाम आप डिस्क्लोज नाम करना नहीं मैं लेना ठीक है। चाह रहा। अच्छा, उनसे बड़ी शख्सियत उनके पीर खाने की हो सकती है। हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ से एक डोर चली और ये सारे के सारे लोग मेरे पास तशरीफ़ लाए, और फिर उसके बाद फिर मैं कह रहा हूँ कि शादी मेरे कहने पे नहीं हुई, ना उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। हाँ, जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए, बनने के बाद फिर उन्होंने अपनी बेटी को भेजा, जो मेरी बहन भी है, कि मलिक साहब से पूछो कि क्या आपकी इस जगह पे शादी कर दी जाए तो ठीक है। बुशरा बीबी ने अपनी बेटी को बुशरा बीबी ने जब वो खातून अव्वल बन चुकी बन थी चुकी थी उसके बाद फिर मैंने उनका हाथ देखकर कहा कि उम्र के इस हिस्से में आपके नसीब बहुत अच्छे हैं, तो जिस घर में जाएंगी उस घर में भी ले लो निहार होगा, और किसी किस्म का कोई आपके लिए या उनके लिए मसला दरपेश नहीं होगा। और बड़ी मज़े की बात है कि ना उनके लिए और ना उनके जहाँ ब्याही गई है 1 टके का मसला दरपेश हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि ये इल्म फ़न के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बात बराए बात नहीं कर रहा, वल्लाह अलम बिस्वाब। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। बानी पीटीआई के हाथ पर मुकद्दर की लकीर अभी शिकस्ता है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद जिस तरह से मैंने किंग मेकर की कहानी जेल से सुनाई, बाहर आता देख रहे हैं आप। जिस तरह से मैंने किंग मेकर की कहानी सुनाई, तो उस तरह से जब मैंने किंग मेकर कहा तो मेरे जितने भी एस्ट्रोलॉजर दूसरे तीसरे सब पीछे आ गए। किंग मेकर, माफ़ी मैंने मांगी, इन्होंने तो नहीं मांगी। अब ये डेटे देकर पिट गए हैं, सारे टका के पिट गए हैं। मैं सिर्फ एक बात अभी कह रहा हूँ कि उनके हाथ पर मुकद्दर की लकीर अभी शिकस्ता है। इसका मतलब है कि अभी जल्द जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। जल्द से मुराद ये है कि कमिंग पीरियड में आते हुए दिखाई नहीं देते। अभी 2025 में 8 सीढ़ियों का सफ़र लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल, है कि स्टेप बाय स्टेप वो अब सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देंगे और 2025 में वो पहला कदम रखेंगे जहाँ वो बाकायदी से ज़हनी तौर पर अपने आप से डायलॉग करेंगे कि क्या मुझे डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, और इस तरफ ज़हनी तौर पर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर 2025 में कर लेंगे। और फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 8 सीढ़ियाँ मुकम्मल करने के बाद इक़्तिदार की बात करेंगे। अभी इक़्तिदार तो दिल्ली दूरस्त है, वल्लाह अलम बिस्वाब। आपने खान साहब के हवाले से बताया कि अभी वो जेल से बाहर आते हुए आपको नहीं नजर आ रहे, और ऐसी कौन सा ऐसा एक एलिमेंट था जिसने आपको
वर्ताए हैरत में डाल दिया हो जब आपने खान का हाथ देखा कि ये चीज आम लोगों के हाथों में नहीं होती? उनके हाथ पर डबल राजा योग है, मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ पर डबल राजा योग है। हम्म। इंतहाई मोहतरम जनाब फील्ड मार्शल जनरल अपना आसिम आसिम मुनीर मुनीर साहब, साहब के फील्ड हाथ पर मार्शल साहब, डबल राजा योग है। डबल राजा योग। अ, और बहुत सारी ऐसी शख्सियात। डबल राजा योग की वजह से ही डबल राजा योग का मतलब ये होता है कि ऐसा शख्स जिसके हाथ पर डबल या सिंगल ताकतवर राजा योग पाया जाए, चूंकि 13 हाफ राजा योग भी पाए जाते हैं। जहां जहां ये होती है मुकद्दर की लकीर जो दूसरे उंगली के नीचे आती है, ठीक है, तीसरी उंगली के नीचे आती है सनलाइन, जिसे सक्सेस स्टोरी बनाने की अलामत भी समझा जाता है और किसी भी शख्स की मकबूलियत और शोहरत को भी जाहिर करती है। जहां जहां ये कॉम्बिनेशन बना है वो शख्स दोबारा इक्तदार में आ जाता है। अच्छा, मियाँ साहब के हाथ पर जहां जहां कॉम्बिनेशन बने, इक्तदार में आए और जेल भी गए। जेल भी गए। अब खान साहब जेल में हैं तो उनके मुकद्दर की लकीर कहा ना साथ नहीं दे रही अभी। जब उनके मुकद्दर की लकीर साथ देगी वो मैं पूरे टाइम फ्रेम के साथ आपके शो में आकर दोबारा बताऊंगा कि उम्र के इस हिस्से में ये जो 8 सीढ़ियां हैं मुकम्मल होने जा रही हैं। और पहली सीढ़ी का मैंने बता दिया कि 2025 में बाकायदगी से वो अपना एक टाइम फ्रेम अपने जहन में बनाएंगे कि मैंने किस तरह और किस बुनियाद पर डायलॉग करना वल्लाह आलम बिस्वा। सर, आपने मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लिया। उनके भाई अभी इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो। उनके हाथ की लकीरें आपने देखी, और इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की कहा यह जा रहा है कि वो अपने पूरे जोबन के साथ हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है, और उनके ताल्लुकात भी हर जगह ठीक हैं, बैरून मुमालिक भी। अभी रिसेंटली उनकी जैसे मुलाकात हुई पुतिन के साथ, रशिया के सदर के साथ, और उसके अलावा फिर चीन भी वो गए। तो क्या देखते हैं, क्या उनकी हाथ की लकीरें कहती हैं कि हुकूमत उनके पलड़े पे भारी रहेगी? जब आप जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनके हाथ पर 4 अहम साइंस पाए जाते हैं। साइन ऑफ जुपिटर, ठीक है, साइन ऑफ सैटर्न, साइन ऑफ अपोलो और साइन ऑफ मरकरी। ठीक है। आप कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुकूमत चला रहे हैं। जिनके हाथ पर 4 साइन पाए जाएं, ये यके बाद दीगरे इक़्तिदार में आते हैं लेकिन मुश्किल में रहते हैं। अच्छा। और मुश्किल में रहते हुए भी हालात का डट कर मुकाबला करना जानते हैं वल्लाह आलम बिस्वा। सर, अभी ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ कितनी देर तक आप देखते हैं एक ही बात है, जब मैं शहबाज शरीफ की बात करूंगा तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि दुआगो हूं अगला सवाल। सर, ये बताइएगा, जैसे आपने शहबाज शरीफ साहब के हाथ के बताया, आपने उनका हाथ प्रिंट देखा है, और आपने देखा कि 4 हैंड पिक मेरे पास है जी, हैंड प्रिंट आपके पास है, हैंड पिक मेरे पास है, हैंड पिक आपके पास जी, है, जी, ठीक जी। है, और वो उसमें आपने सारा बताया कि क्या क्या उनके हाथ की लकीरें बताती हैं। उनकी जो भतीजी हैं मरीम नवाज साहब, वजीर आला पंजाब है, इस वक्त जो है पंजाब मुश्किलात से दो चार है, सैलाब की मुश्किलात से दो चार है। आप ये देखते हैं कि वो इस उनके हाथ की लकीरों के मुताबिक उनके मुकद्दर में ये चीज़ है कि वो इस वक्त सैलाब की जो सूरत हाल है उसमें से मुल्क को निकाल सकेंगे, पंजाब को? अच्छा, जब आप जनाब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बाद मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बात करते हैं तो उनके हाथ पर दिल दिमाग की एक लकीर पाई जाती है जो हर काम आम डगर से हटकर करती हैं और नताइज जल्द चाहती हैं, और लाइन ऑफ सक्सेस भी उनके हाथ पर मौजूद है, जिसकी वजह से वो अपने इरादों और अपनी बनाई गई स्टोरी जो है उसमें कामयाब हो जाती हैं। यही वजह है कि उन्होंने जितने भी पंजाब में काम किए वो अमूमी तौर पर रवायती तरीके से नहीं बल्कि रवायती तरीक़ों से हट कर किए हैं, ठीक है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये दिल दिमाग की एक लकीर बाद अज़ तलीम व तरबियत, ये मैं यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाद अज़ तालीम व तरबियत, जिस हाथ पर भी हो वो उसे क्राइम किलर बना देती है।
तो मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है बहैसियत चीफ मिनिस्टर भी और बहैसियत अल्लाह की बंदी भी क्राइम किलर है, जिसकी बुनियाद पर हर चीज़ को जो आम डगर से हटी हुई हो उसको किल कर देती हैं। वल्लाह आलम बिस्साब। आपने इस सवाल से पहले मेरे ज़हन में एक सवाल गर्दिश कर रहा है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि जब शहबाज शरीफ साहब के हैंड प्रिंट की आपने बात की, उस वक़्त आपने कहा कि जब मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में ये इक़्तिदार में आते हैं और मुश्किलात का मुश्किल में सामना करते रहते हैं और हैं। डट के मुकाबला करते हैं। अभी जो शहबाज शरीफ साहब मुश्किलात का जो सामना कर रहे हैं, सैलाब की सूरत हाल है, पहले केपीके में सैलाब आया, वैसे तो वो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, केपीके में सैलाब आया है, फिर पंजाब में सैलाब आया है, अब लाखों लोगों को रेस्क्यू करने का मामला है, महंगाई के मामले हैं, फिर दूसरे बैरून ममालिक जाकर लोगों से दूसरे बैरून ममालिक के लोगों से मिलने के मामलात हैं। कैसा देखते हैं कि इन मुश्किलात में वो कैसे अपने आप को हिम्मत देंगे या कैसे आगे मुल्क को लेकर अच्छा, चलेंगे? मैं तजिया निगार नहीं हूँ कि बताऊँ कि इस वजह से आपको बता दिया कि उनके हाथ पर 4 साइन पाए जाते हैं। जिस हाथ पर भी ये 4 साइन मौजूद हों, वो शख्स मुश्किल में रहता है लेकिन सर्वाइव कर जाता है। सर्वाइव वल्लाह कर आलम जाता है। बिस्साब। ठीक है। सर ये बताइएगा कि अभी हम मरीम नवाज़ साहिबा की बात कर रहे थे। मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से क्या वो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं? सबसे प्राइम पहले मिनिस्टर मैंने सुहेल बड़ाई साहब से पहले ये स्टोरी ब्रेक की थी, हाथों की लकीरों के हवाले से, कि अभी सिर्फ मैं इतना जवाब दूंगा कि वो प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार हैं, बनेंगी या नहीं, उनके अभी चचा चूँकि प्राइम मिनिस्टर हैं, इस पर बात नहीं करेंगे। हुँ। अगला सवाल। सियासतदानों की बात हो रही है और अगर सियासतदानों की बात हो रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस वक़्त जो सबसे मशहूर और खबरों में आने वाले सियासतदान हैं, अलीम खान साहब, उनकी बात ना करें। अलीम अच्छा, खान साहब के पिछले दिनों आपने हैंड प्रिंट्स वग़ैरह आपके पास मौजूद थे। क्या देखा उनके हाथ में? क्या ऐसी चीज़ आपको नज़र आई जिसने आपको वर्ताए हैरत में डाल दिया और आप उनको आगे पैगाम देना चाहते हैं कोई कि इस चीज़ से बचें और ये काम करें? मैं कौन होता हूँ पैगाम देने वाला? आजज़ मस्कीन दरवेश आदमी हूँ, पहली बात। अगली बात, इंतहाई मोहतरम जनाब अलीम खान साहब के हैंड प्रिंट मुझे किसी अहम शख्सियत ने कहा था कि देखें और बताएं कि क्या वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अच्छा। तो उस वक्त मेरी खान साहब से मुलाकात हुई। हाँ। खान साहब के हाथ देखने के बाद, अच्छा मैं यहाँ नाजरीन को ये बताता चलूँ कि मैं मुकद्दर के मानने वाला हूँ, इसी को मैं मुकद्दर कहता हूँ। हुँ। हर शख्स अपने मुकद्दर के गिर्द जो है वो घूमता है। मुकद्दर जो है वो रात को बादशाह और सुबह जो है बादशाहत छीन लेता है, रात को बगैर बादशाहत के और सुबह उठे तो सर पे ताज होता है, इसी को मुकद्दर कहते हैं। हुँ। अब खान साहब को बताया गया था तब, उस वक़्त आपके पास अलीम खान का जी हैंड प्रिंट आया था कि बताएँ कि ये चीफ मिनिस्टर बन या सकते हैं कि नहीं बन तब बताया गया था कि आप चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब तो नहीं बन सकते, लेकिन अगले सालों में 2021 में जाकर मल्टी बिलियनर्स बन जाएंगे। हाँ, अच्छा। और ये मेरी उनके दरमियान होने वाली वो गुफ्तगू है जो मेरे और खान साहब के बिल्कुल रूबरू इसी तरह से हुई जिस तरह से मैं और बुखारी साहब कर रहे हैं। हुँ। लेकिन आगे चलकर उनके हाथ पर मुकद्दर की लकीर में कट आता है, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि अगर अलीम खान साहब ने यहाँ न सोसाइटी बनाई होती, किसी और जगह भी बनाई होती हुँ, हुँ। या किसी भी दुनिया के बिजनेस से मुतालिक होते, तो यहाँ मुश्किल पेश आती। इस टाइम पीरियड में, इस इस टाइम वक़्त। पीरियड में जो उनका बनता है 10/1970, यस, हुँ। इस उम्र के हिस्से में ये उन्हें मुश्किल पेश आती। ठीक। अब देखना यह है कि क्या इस मुश्किल से निकल जाएंगे। हुँ। तो इस मुश्किल से वो निकल जाएंगे, ये बात याद रखिए, क्योंकि मुकद्दर की लकीर जहाँ काटती है ना, तो काटने के बाद फिर कुछ अरसा ठहर जाने के बाद मुकद्दर की लकीर फिर दोबारा से शुरू हो जाती है और ये मोट ऑफ सैटर्न पर जाती है। ये मोट ऑफ सैटर्न पर जाने वाली मुकद्दर की लकीर जो है,
जब इस लकीर को इसी उभार के ऊपर कोई दूसरी लकीर काट दे दिल की लकीर के ऊपर, तो ये भी इस बात को ज़ाहिर करती है कि ऐसा शख्स इंतहाई मुश्किल में फंस जाता है, लेकिन अगर मुकद्दर की लकीर साथ आगे चलकर देती हो तो निकल जाता है। तो इसका मतलब है कि खान साहब इंतहाई मुश्किल का शिकार तो हैं इस वक्त। और आगे चलकर कुछ अरसा ठहर जाने के बाद इस मुकद्दर की लकीर को जब मैं पढ़ता हूँ तो पता चलता है कि वो मामलात को किसी हद तक मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे, वल्लाह आलिम बिस्वाब। मतलब कि इन मुश्किलात से आने वाले वक्तों में वो निकल सकते हैं। सकते नहीं है, सकेंगे। लफ्ज सकते नहीं है। अच्छा। लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है वल्लाह आलिम बिस्वाब कि मुकद्दर की लकीर आगे चलकर अच्छी है, जो इस बात को ज़ाहिर करती है कि वो मामलात में अबूर हासिल या गिरफ्त पाने में कामयाब हो जाएंगे, वल्लाह आलिम बिस्वाब। ठीक है, पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हैंड पिक्स आपके पास मौजूद हैं। क्या आपने उनका भी हाथ की लकीरें पढ़ी हैं, और क्या बिलावल भुट्टो भी आपके पास कभी राब्ते में आए? अच्छा, इस तरह से है कि उनके फैमिली मेंबर जितने भी हैं मेरे राब्ते में हैं। हम्म। जनाब मोहतरम बिलावल, आपके हैंड प्रिंट मेरे पास नहीं है, वल्लाह अच्छा, आलिम बिस्वाब। आप चाहते हैं कि उनका हाथ देखें आप और मैंने बता चाहने दें? ना चाहने से नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं किसी के बारे में चाहा हम्म। कि वो मुझे हैंड पिक दे, इसलिए कि हर शख्स का एक प्रोफेशनली तरीक़ेकार होता है। ठीक। तो इसको तकब्बुर या कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल न किया जाए जो कहा जाए कि अपने आप को पता नहीं क्या चीज़ समझता है। मेरा एक तरीक़ेकार है कि मेरी जो तलाश व जुस्तजू का सफ़र है, इसमें जो भी तशरीफ़ लाते हैं मैं वेलकम कहता हूँ, और जब जाते हैं खुदा हाफ़िज़ कह देता हूँ। तो मैंने कभी किसी से अभी तक रिक्वेस्ट इसलिए नहीं की कि शायद ये मेरा ताना-बाना जो बन रहा है आने जाने का, ये इसी सिलसिले में जुड़ा हुआ है कि मुझे मज़ीद तहकीक का जो सफ़र है इसी तरह से मुकम्मल होगा, वल्लाह आलिम बिस्वाब। पीपल्स पार्टी जो है इस मुल्क की बड़ी जमात है, उस जमात में से किसका हाथ आपने देखा है? पीपल्स पार्टी के जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब को जब वो सोच भी नहीं सकते थे ना, हम्म। तो आप जी यूट्यूब पे चले जाइएगा, तो जब वो अ, थे ना रेंटल पावर केस में, जी। तो मेरे पास तशरीफ़ लाए। अच्छा। तो मुझे पता था कि रेंटल पावर केस के बारे में पूछेंगे। मैंने कहा सर इसको छोड़ें, आपने सवाल पूछना है रेंटल पावर केस का। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं। हम्म। ये सारे का सारा मामला पड़ा हुआ है जी, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा राजा परवेज़ अशरफ सादिक मलिक पामिस्ट, तो वो वीडियो आ जाएगा। और उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से काफ़ी अरसा पहले, वज़ीर आज़म बनने से काफ़ी अर्सा पहले। काफ़ी अरसा पहले। अब जब दोबारा गिलानी साहब के जाने और इनके आने का टाइम बना, तो उस वक्त 2 मखदूमों की बात चल रही थी। हम्म। इनके छोटे बेटे हैं शाहरुख। हाँ। शाहरुख का मुझे कॉल आई कि मलिक साहब, अबू पूछ रहे हैं कि अभी तो मेरा नाम भी नहीं चल रहा था और आप कहते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहा हूँ। मैंने कहा कि 11 बजे का खबरनामा देखिएगा ARY का, मैं लाइव आ रहा हूँ। अच्छा, लाइव बीपर लिया। जब उन्होंने बीपर लिया तो मैंने कहा कि मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर जो है, दोनों मखदूमों में से कोई नहीं आ रहा। इंतहाई मोहतरम जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं। अभी उनका नाम भी नहीं था, नाम भी नहीं और था। कोई नाम भी नहीं ले रहा था। बड़ी मजे की बात है कि कल फैसला होना है। अच्छा। और शाम में मुझे शाहरुख की फिर कॉल आती है, मैं ऑन एयर जा रहा हूँ, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं और शाहरुख साहब भी सुन रहे हैं। अच्छा, शाहरुख साहब का फ़ोन आता है, तो कहते हैं कि मलिक साहब, वो डैडी कहते हैं अभी तक तो बड़े साहब की तरफ से कॉल नहीं आई। अच्छा। मैंने कहा आ जाएगी। फिर उन्होंने रात लेट नाइट में मुझे फ़ोन किया कि बड़े साहब ने बुला लिया है, और मैं इंतहाई मशकूर हूँ राजा परवेज़ अशरफ साहब का कि ओथ के बाद फिर उन्होंने मुझे लंच विद प्राइम मिनिस्टर बुलाया, और उनके साथ मैंने लंच भी किया और डिनर भी किया,
और स्पेशली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलवा के अपने ब्रिगेडियर से भी मेरे अच्छे तरीके से तारुफ करवाया और कहा कि ये साहब है, उनके प्रिंसिपल स्टाफ अफसर ब्रिगेडियर होते हैं ना जी। तो कहा कि ये वो शख्स है जिसने मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने की पेशगोई की थी जब मैं दिल्ली दूरस्थ था और सोच भी नहीं सकता था। तो पीपल्स पार्टी की तो मैं बहुत, मतलब सिंध में सुहेल अनवर सियाल आ जाए, इम्तियाज़ शेख आ जाए, जब्बार भाई हैदराबाद से आ जाए, फिर उसके बाद अब्दुल कादिर पटेल आ जाए, फिर उसके बाद जनाब फरियाल तालपुर आ जाए, फिर उसके बाद जनाब वो सखर से जो है अपना शाह साहब वो आ जाए, खुर्शीद शाह से नहीं, दूसरे शाह। अच्छा, फिर उसके बाद नवाब शाह से आ जाए, जितने भी और हराई पीटीआई बरादरान से हैं, पीटीआई से भी बहुत सारे लोग आपके ये पास। सारे के सारे मेरे क्लाइंट है। बड़े मजे की बात है, हम्म। मैंने इनके हाथ नहीं देखे, मेरे क्लाइंट है, क्लाइंट हैं आपके, मेरे बिल्कुल। क्लाइंट है सारे के सारे। और पीपल्स पार्टी वालों से तो बड़े देरीना रिश्ते हैं मेरे वल्लाह अरबे साथ। और और सिर्फ प्रोफेशन के हवाले से है, बाकी मेरे लिए आल इक्वल है। पीटीआई में, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में बहुत से ऐसे, अगर इमरान खान साहब, क्योंकि जो इमरान खान करते हैं बानी पीटीआई करते हैं, वो फिर उनके फॉलोअर्स भी करते हैं। और वो अगर बुशरा बीबी जो है वो पीटीआई में क्या हैसियत रखती थी, वो आपके पास आ रही हैं, तो बहुत से और भी लोग आते होंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में से। शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके शाह बारे महमूद में भी कुरैशी बता के दें। हाथ पर है। यहाँ मैंने इसीलिए कहा था कि मैं लफ्ज़ से दिल दिमाग की एक लकीर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बाद अज़ तालीम व तरबियत। हाँ। शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ पर भी दिल दिमाग की एक लकीर पाई जाती है, लेकिन नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव है। यहाँ इस बात को देखना कि दिल दिमाग की एक लकीर दिमाग के एरिए में है या दिल के एरिए में या दरमियान में है, तो उनके दिल दिमाग की एक लकीर दिमाग के एरिए में पड़ी जाती है। कहा जा सकता है कि इस तरह से खान साहब को दागे मुफारकत देंगे जिस तरह से देने का हक होता है। वल्लाह अल बिस्वाब। कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो बानी पीटीआई के समझ जे जाते हैं वफादार तरीन साथी, आप कह रहे हैं कि दागे मुफारकत देंगे, तो जरा इसको जरा एक्सप्लेन जैन कर जब दें। दूसरे बेंचों पर आकर बैठे थे ना, हम्म। वो उस वक्त भी वफादार थे। ये जो उनके हाथ पर दिल दिमाग की एक लकीर पाई जाती है ना, शाह साहब के हाथ पर, तो दिल दिमाग की एक लकीर बुनियादी तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि कब किस वक्त चलते चलते क्या कर दे कुछ सोच भी नहीं सकता। वल्लाह अलम बिस्वाब। मैंने आपसे शुरू में नहीं पूछा कि सादिक मलिक कौन है, क्योंकि ये अच्छा शुरू में पूछने वाला सवाल नहीं था। अच्छा। मैं आपसे अब आपकी गुफ्तगू से ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप कौन हैं? आप अपने बारे में बता दें। आपने पाकिस्तान की क्रीम के साथ, पाकिस्तान की जो क्रीम है सियासतदानों की, वो आपके क्लाइंट्स हैं। आप आपका ताल्लुक कहाँ से है और आपके पास इतने सारे लोग कैसे आ जाते हैं? अच्छा जी, मैं अपने बाप का यूसुफ तो नहीं हूँ, लेकिन एक एक पल जीने का हिसाब चुकता किया है। पहले बड़ी मैं अपने बाप की नस्ल के कदम के साथ कदम मिलाकर चला हूँ और पीछे रहकर गाइड किया है। बड़े हैं सबसे आप? सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़े हैं आप, लेकिन अपने बाप का यूसुफ नहीं। यूसुफ नहीं। फिर उसके बाद अब मैं अपनी तीसरी नस्ल को साथ लेके चल रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरते दम तक वैसियत किंग मेकर सरवाइव करवाने वालों में गिना जाऊं, न कि हाथ मारने वालों में। और ये मेरी दुआ है। वल्लाह अल बिस्वाब। सर, आपने बहुत बड़ी बात की। हर किसी के नसीब में नहीं होता पीछे से गाइड करना अपने खानवादे को। इख्तितामिये में मुझे सर ये बताइएगा, बल्कि इख्तिताम से पहले मैं कुछ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। हमारे आपने सियासत पे बात की, शोबिज़ इंडस्ट्री में भी हमारे कोई मेरी बहुत। दिलचस्पी नहीं है। 2005 में मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, चमक दे तारे। वैसे ये टीवी एंकर मैंने 8 साल काम किया है। टीवी एंकर आपने 8 साल काम 8 साल काम किया है और शोबिज़ के मैंने लोग आपके पास आए? 240 मैंने इंटरव्यू किए हैं, जिसमें एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और उस ज़माने के जितने भी अल्ताफ़ हुसैन अपना सैयद नूर, फिर कोई एक नहीं होगा जो नहीं आया। उस ज़माने के सब के मैंने 240 टोटल अहम सेलिब्रिटी के इंटरव्यू किए हैं।
तो उसमें उनकी किस्मत का हाल भी पड़ा है। किसी स्टार को आपने कहा होगा तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे, और अच्छा, इस आज तरह वो से है कि मैंने जो स्टार बन चुके थे उनके उस दौर में सबके इंटरव्यू किए हैं। अ, ये जो नई नस्ल के लोग हैं, मौजूदा स्टार्स जो हैं, मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं, लेकिन इनके साथ मेरा कोई एक ताल्लुक वास्ता न बना, न मेरी दिलचस्पी है। वल्लाह आलम बिस्वाब। हमने आपके साथ सियासत पर बात की, शोबिस पर भी आपने बात की। पहले हमने पामिस्ट्री का जो इल्म है इस पर बात की। आखिर में मुझे बताइएगा कि घर में बैठे आम फैम लोग, एक आम आदमी है, वो बड़ा परेशान है अपनी किस्मत को लेके, अपने कारोबार को लेके, बार-बार कारोबार करता है, बार-बार किस्मत आज़माता है, फेल हो जाता है या कामयाब हो जाता है। वो अपना हाथ कैसे देख सकता है अगर वो अपना हाथ देखना अच्छा, चाहे? अपनी किस्मत जानने के लिए तो इसको बाकायदा हाथ नहीं देखा जा सकता। मुकद्दर कह लें। किसी एक्सपर्ट से ही राब्ते में आए तो फिर वो बताएगा कि आपका मुकद्दर क्या कहता है। एक हुँ। अब लफ्ज़ आ गया सीखने के लिए। जो ये इल्म सीखना चाहते हैं उनके सीखना लिए। चाहता है, उसके लिए चूँकि अकल साइंस की पूरी दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं जिसमें पढ़ाई जाती हो। हुँ। अच्छा, यहाँ भी कुछ लोगों का ऐसे ही ना, मिसाल के तौर पर कोई छोटा-मोटा अदारा जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो डिग्रियाँ तक़सीम कर रहे होते हैं, तो कहते हैं जी कि हम हर साल, यहाँ पाकिस्तान में भी एक साहब हैं, हुँ। वो हर साल दशनासी की, एस्ट्रोलॉजी की और फिर इल्मुल अदाद की, इल्मुल ज़फ़र की, सबकी डिग्रियाँ बाँट रहे होते हैं, अच्छा। सर्टिफ़िकेट कि जनाब हमारे से इन्होंने क्लासें ली हैं और दिया है। तो ऐसे अदारे तो बेशुमार मिल जाएँगे, लेकिन बाकायदगी से रजिस्टर्ड या गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड अदारा हो, पूरी दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाया जाता, नहीं पहली पढ़ाया। बात। अब इसे सेल्फ स्टडी के तौर पर लेना पड़ता है। पहले आप लिखी गई किताबें पढ़ें, कैरो को पढ़ें। हुँ। क्यों? उसकी वजह ये है जी कि कैरो का मैं फॉलोवर हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है उनकी किताब से। कैरो। कैरो ने लकीरों पर लिखा। जब इसके बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे, तो मैं पहले भी प्रोग्राम में कह के गया, तो फिर मैंने इसको बाद अज़ स्टडी, मतलब इसको कहें कि इंतहाई गैर मामूली कोशिश के बाद न्यू लॉज़ बनाए, जिसमें लकीरों के बाद निशानात पर काम किया। हाथ के अंदर तिल तिल होता है, हाथ के तिल अंदर नहीं, हथेली। निशानात पर काम किया। तिल की कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी पाया जाए। अच्छा, हाथ के अंदर जो कहते हैं ये कोई तिल। वैल्यू नहीं है, किसी भी जगह पाया जाए। अच्छा, निशानात पर काम किया। अब इन दोनों को पढ़ने के बाद कॉम्बिनेशन बनता है और कॉम्बिनेशन बनाने के बाद नताइज समझ में आते हैं कि आप क्या हो। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि पहली बार मुकद्दर की लकीर जो होती है, इसको और दौलत की लकीर को वखरे-वखरे करके मैंने बयान किया है हुँ। और रिस्क से वाबस्तगी को अलहदा तरीके से बयान किया है कि इसी मुकद्दर की लकीर से आपने रिस्क को किस तरह से पढ़ना है, दौलत को किस तरह से पढ़ना है। और ये हाथ पर ना भी हो तो फिर भी इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो दौलतमंद नहीं होगा। हुँ। वो बेशुमार खरबपति, उससे भी ज़्यादा अमीर हो सकता है। दुनिया का पहले नंबर का कोई बादशाह और अमीर आदमी भी हो सकता है, हुँ। जिसके हाथ पर मुकद्दर की लकीर बिल्कुल मफकूद हो, लेकिन उसके हाथ पर अलामात मौजूद होती हैं, हुँ। जो राजा बनने की भी जिस तरह से बताया गया, फिर किंग राजयोग। बनने की भी, फिर उसके बाद कसीरुल अज़दवाज और कसीरुल मतलब दौलत जो है, दौलत कसीर हुँ। पाई जाएगी। उसकी अलामात जो हैं वो आप पढ़ें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। वल्लाह आलिम बिस्वाब। साजिद साहब, आपको बहुत शुक्रिया। आखिर में कैमरे की तरफ देख के रेमेडीज़ बता दें, जो लोग मुश्किलात में घिरे पड़े हैं, जो लोग जिनके कारोबार फेल हो जाते हैं या जो लोग चाहते हैं कि वो कामयाब हों, कुछ एक आध कोई 2 रेमेडीज़ उनके लिए बता दें। हाँ, हम आपका बहुत शुक्रगुज़ार अच्छा होंगे। जी, इस तरह से है कि मैं मुकद्दर शनास हूँ। जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है रेमेडीज़, रेमेडीज़ के नतीजे में जो फलड़बाज़ी है ना, वो बहुत ज़्यादा चलती है। अमल बैठे होते हैं रेमेडीज़ बताने के चक्कर में, वो बेचारा पहले मरा होता है, फिर उसके कपड़े भी भिगवा देते हैं। तो लिहाजा मैं तो इसके लिए कायदे में कोई मेरा वो तजुर्बा क्या नहीं करें? है। हुँ। अगर किसी का है तो वो बताता होगा, लेकिन मेरा नहीं है। हुँ। वल्लाह आलिम बिस्वाब।
सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने का। इस पॉडकास्ट ये एक ऐसा पॉडकास्ट था जो मैं बहुत देर से करना चाह रहा था हाथों की लकीरों के बहुत ऊपर, शुक्रिया। और इससे इस पॉडकास्ट के लिए आपसे बेहतर गेस्ट मेरे पास मौजूद नहीं था। आपको बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने का। दुआओं में याद रखिएगा। आप भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।